So beta, we are starting our part number 1 of class 12th most important questions. तो बेटा जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी इन योर एग्जाम इज 95%. 95% ऑफ क्वेश्चंस बेटा आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. जनरली हम क्या करेंगे बेटा, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आएगा बेटा दैट इज योर एमसीक्यूज पार्ट. एमसीक्यूज के बाद बेटा जो आपके पास दूसरा पार्ट आएगा दैट इज योर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. आफ्टर दैट वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस, देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्लियर है? तो इन अवर पार्ट 1 we will discuss only MCQs. We will have 5 or 6 lectures of only MCQs. Then we will start another playlist of very short questions. Then we have short answer type questions, and at last we will study long answer type questions of our most important series. So is it clear or not? This is clear. So we will start our MCQs. So the first MCQ in it is the normality of 10% weight by volume. तो सबसे पहले हमें बेटा कभी भी कोई भी एमसीक्यू कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा चैप्टर डिस्कस करना. तो आपको पता है ये कौन से चैप्टर से आया बेटा, ये न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर से आया, दैट इज योर सॉल्यूशंस. क्लियर है? सेकंड चैप्टर से आया. कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, दैट इज योर नॉर्मेलिटी. कौन सा कॉन्सेप्ट आया बेटा? नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आया है. That means normality is a important concept as well as its questions are seen in a most important series. So ध्यान से देखिए, normality of 10% weight by volume. 10% हमारे पास क्या है बेटा, weight by volume है. 10% weight by volume solution की, कौन से solution की, एसिटिक एसिड के solution की हमें क्या find करनी है, normality find out करनी है. तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, percentage weight by volume दिया हुआ है. तो percentage weight by volume क्या होता है, weight of any component present in volume of solution into 100. is it clear or not? clear sir. तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है. 10% will be equal to weight by volume. तो weight by volume हमारे पास given है, weight by volume of solution is 10%. clear है? so now we will study नॉर्मेलिटी निकालनी है हमें. क्या निकालनी है सर? नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, इनटू में क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये चीज तो हमें गिवन है ना, गिवन मास, ये जो आपके पास चीज बन रही है गिवन मास बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली चीज हमें क्या है, गिवन है. कहाँ पे गिवन है, गिवन मास बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. कितनी गिवन है, 10 इंटू 100 लिखूंगा तो 10% लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना. ये वाली चीज कितनी गिवन है, 10 गिवन है. आ गया समझ में? तो दिस इज योर 10%. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में से परसेंटेज हमने अलग कर दी तो वेट बाय वॉल्यूम आ गया, कितना आया, 10. सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इक्विवेलेंट मास निकालना है. क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट मास निकालना है. अगर हम इक्विवेलेंट मास को निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी. तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बताइए, एनी आइडिया अबाउट इट? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, चलो मैं बता देता हूं बेटा आपको. मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से. अब सर ये एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर क्या होता है बेटा, हमारे पास एन फैक्टर होता है चार्ज. एन फैक्टर क्या होता है बेटे, चार्ज होता है. मान लो यहाँ पे हमारे पास CH3COOH है. क्लियर है? तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस हो रही है. तो इसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CH3COH का,
CH3COH का मोलिकुलर मास कितना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कॉर्नर में। कार्बन है सर CH3COOH, तो C है तो कार्बन का मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 3, कार्बन का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, दो ऑक्सीजन है तो 32 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। क्लियर है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 एंड 12 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30, 30 और 30 60, तो मोलिकुलर मास इसका कितना होगा बेटा 60 होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया सर 60 आ गया समझ में। दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट मास हम निकाल चुके हैं, चाहिए हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है बेटा, यहाँ पे शायद मैंने n लिख दिया है, n नहीं है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन में n फैक्टर, तो मोलिकुलर मास अपॉन में n फैक्टर। अब मान लो मेरे को H2SO4 का निकालना होता, तो H2SO4 में SO4 पे कितना चार्ज होता है -2 और H2 पे कितना होता है +2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस हो रही है 2 की, तो 2 की हो रही है बेटा, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आ जाता है 2 आ जाता है और वहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है चेंज हो जाता। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना, इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है 60, तो 10/60, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, 6 से 1 को डिवाइड करो कितना आएगा बेटा, दैट इज सॉल्व करिए जल्दी से, दैट इज 0.166। क्लियर है, आ गया समझ में। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। अब से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दी हुई थी, तो अगर हम इसके परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा 1.66 न्यूटन, सॉरी नॉर्मेलिटी। क्लियर है, तो 1.66 हमारे पास क्या आएगी, इसकी नॉर्मेलिटी आएगी। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा बेटा, आंसर नंबर सी। इज इट क्लियर और नॉट। सो ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, इनका ध्यान रखना है आपको। आफ्टर दैट वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज द सब्सटेंस बी। ये बेटा आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, द सब्सटेंस बी व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट ए। जब सब्सटेंस बी को हम किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट ए के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, शोज मॉलिक्यूलर मास कोरस्पॉन्डिंग टू B3। वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूलर मास दिखाता है, कौन सा B3। देन वेंटो फैक्टर विल बी, तो उसका वेंटो फैक्टर कितना होगा, तो जनरल रिएक्शन है कि बी किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 3 मोल्स ऑफ बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, B3 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी 1 माइनस अल्फा, इसकी कितनी होगी बेटा अल्फा अपॉन 3 होगी। क्लियर है, तो आई किसके इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 3। अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, कितनी है 100% है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 1/3, तो कितना आएगा बेटा 0 प्लस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, और ये यहाँ से भी हम जनरली इंटरप्रेट कर सकते थे, तो कितना आएगा 1/3 आएगा सर यहाँ पे। तो आपका ये कौन सा है, डी ऑप्शन है, तो 1/3। क्लियर है, देन वी हैव एन अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमें क्या कहता है बेटा, द टर्म कंडक्टिविटी मीन्स। कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होती है ध्यान से देखिएगा, एक तो होती है रेजिस्टिविटी, एक होती है कंडक्टिविटी। तो ये आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ा है। तो आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रो क्या है बेटा, रो रेजिस्टिविटी है, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई सर। एल क्या है बेटा, ये लेंथ है, और ए क्या है, एरिया है। अब मान लो मुझे रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, जी से, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कर देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। क्लियर है, एल आ जाएगा, और ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 1/रो। क्लियर है, दिस 1/रो, ये जो 1/रो है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, एंड डिनोटेड बाय सिग्मा। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ये होती है
ये जी क्या होती है हमारे पास, कंडक्टेंस। और ये जो सिग्मा है ये बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो आप देख सकते हो आपके सामने 4 क्वेश्चन है। कंडक्टेंस नहीं सर, कंडक्टेंस तो जी होता है। मोलर कंडक्टेंस नहीं सर, मोलर कंडक्टेंस भी नहीं होता है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इज डिफरेंट थिंग। कंडक्टेंस अपॉन पर मोल, जैसे कंडक्टेंस है ना, इसको अगर पर मोल डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, मोलर कंडक्टेंस आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी नहीं होगी। क्लियर है? देन वी हैव एन अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है या फिर कोई भी एक पानी है, पानी को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे, किसके अंदर, वेपर के अंदर। कोई ए रिएक्शन है, ये बी में कन्वर्ट हो रही है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ए और भी ज्यादा फास्ट तरीके से किसमें कन्वर्ट होगा, बी में। पर यूनिट टाइम रिएक्शन क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, तो रेट विल ऑल्सो इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग अवर टेम्परेचर। तो अगर हम रेट को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, इंक्रीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा होता है क्या, नहीं सर। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा होता है क्या, यस सर। डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं चल रही थी सर, ऑप्शन ही बदल दिया आपने तो ये वाला इफेक्ट तो नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट वी हैव एन एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 फिर से किसके ऊपर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो आप बार बार देख रहे हो, चैप्टर कौन सा है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, क्लियर करना है। आ गया बेटा समझ में? तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इसने नेक्स्ट क्या पूछा है सर, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, दो तरीके से लिख सकते हैं रेट को, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, बढ़ा हुआ है हमने, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अपीयरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है। आया समझ में? तो यहाँ पे सर जिस रेट से ये डिसअपियर होगा उसी रेट से ये क्या होगा, अपीयर होगा। लेकिन जो अगर हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो रेट, अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है, तो ये कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी सर। तो हमारे पास ए का जो रेट है वो जनरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होती है, रेट विल डिक्रीज विद दिस, रेट क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? सो क्या आपके पास बी होगा, बी नहीं होगा सर। इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं सर। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नहीं सर। कौन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये आ गया बेटा समझ में। सो दैट वाज आवर एग्जांपल नंबर 5। आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या है बेटा, बेयर्स रिएजेंट। क्या है, बेयर्स रिएजेंट। तो सर बेयर्स रिएजेंट तो कराया ही नहीं है, कहां से आ गया। सो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ टू रिएजेंट्स। तो हमारे पास एसिडिक और बेसिक रिएजेंट्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। एक हमारे पास एसिडिक के मीडियम के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, KMnO4। अगर मैं KMnO4 को किसके साथ मिक्स कर दूं, KOH बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दूं, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बेयर्स रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर है? सो बेयर्स रिएजेंट में हमारे पास KMnO4 प्लस H2SO4, नहीं सर। K2Cr2O7, नहीं सर। KMnO4 कहाँ रहा है, बी ऑप्शन में, साथ में क्या रहा है, QH। क्लियर है? देन वी हैव एग्जांपल नंबर 7। अच्छा एक एग्जांपल रह गया यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट। कितने प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। डी के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, 40 एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा 40 एलिमेंट्स। देन एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 के अंदर क्या है बेटा, हमारे पास NiCO4। तो आसान सा है, Ni है सर, साथ में क्या लगा हुआ है, CO4 लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास Ni के ऊपर चार्ज कितना आएगा,
CO के ऊपर कितना होता है -1, Na के ऊपर कितना है +4। और यहाँ पे हमारे पास बात करें बेटा CO की, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री देख सकते हो कितनी बॉन्डिंग बना रहा है, 4 बॉन्डिंग बना रहा है, लोन पेयर बचेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी sp3 आएगी, sp3 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। CO एक यहाँ पे लगा हुआ, एक कहाँ पे लगा हुआ बेटा वेज के ऊपर, और एक कहाँ पे लगा हुआ डैश के ऊपर। क्लियर है? So that will be a tetrahedral structure. We can also obtain this structure through the complete balance bond theory. Procedure of balance bond theory. Clear है बेटा? So इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। I don't want to go through it because we will cover it in our long answer type questions, in which we will have to find 5 different topics for that VBT. Then we have क्वेश्चन नंबर 9। तो चिलेट इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा बेटा, कौन से चैप्टर से आया हुआ है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा होगा बेटा चिलेट इफेक्ट के बारे में, चिलेट इफेक्ट या फिर चिलेट्स। तो चिलेट्स क्या होते हैं बेटा, दैट आर बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है सर, ये क्या बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर है? तो बाइडेंटल लिगेंड्स फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज चिलेट्स। क्लियर? तो ये आपका एक नंबर में आ सकता है चिलेट इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखना है। होता क्या है, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो क्या बनाते हैं, रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाइडेंटेड का मतलब क्या है, 2 लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड मतलब बहुत सारे लिगेंड्स होंगे जो क्या बना लेंगे, मिलके एक रिंग चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट आर नोन एज चिलेट, एंड द इफेक्ट इज नोन एज चिलेटिंग इफेक्ट। देन वी हैव example number 10, that is what reaction is commonly used for oxidation of, which reagent is commonly used for oxidation of alcohol, oxidizing agent। oxidizing agent हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, CrO3, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, PCC हो गया, PDD हो गया, कोलेंस हो गया, ये सब हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम अल्कलाइन KMnO4 लिख देंगे, अल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज Bayer's reagent, KMnO4 plus KOH। क्लियर है? Then we have which chemical test can be distinguished between pentane 2-on and pentane 3-on। तो pentane 2-on और pentane 3-on के बीच में डिस्टिंग्विश करने वाला केमिकल टेस्ट कौन सा होता है बेटा, तो कीटोन्स की अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, कीटोन्स के बारे में हमें देखना है, तो हम कौन सा टेस्ट देते हैं बेटा, आयोडोफोम टेस्ट। In our chapter aldehyde and ketone and carboxylic acid, we have completed our topic of test for aldehyde and ketones, that are Benedict's test, Fehling solution test, iodoform test। So ketones के separation के लिए हम किसका यूज करते हैं, iodoform test का यूज करते हैं। Only pentane 2-on will give this test। सिर्फ और सिर्फ कौन सा देगा बेटा, pentane 2-on देगा इस टेस्ट को, pentane 3-on नहीं देगा। तो पेंटेन 2-on कौन सा होगा बेटा हमारे पास, ये होगा, दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पेंटेन 3-on कौन सा होगा, 5 कार्बन एटम्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी होगी। क्लियर है? आई ऑल्सो डोंट वांट टू गो थ्रू फ्रॉम दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज एन वेरी easy topic and you can also cover it from your notes, and we will also discuss the iodoform test in detail in short answer type questions. Then we have write the name of product formed when bromine water reacts with aniline। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसको, एनिलीन को, तो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। तो अगर हमारे पास एनिलीन की बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, NH2 ग्रुप लगा हुआ, दैट इज योर एनिलीन। एनिलीन को किसके साथ रिएक्शन करवाई, Br2 के साथ, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यही होगा क्या, यही होगा ना सर, दिस इज योर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे क्या आ रहा है, एनिलीन आ रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप इसमें ये कंप्लीट कर रहे हो
तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसको हम क्या लेंगे 1 लेंगे, इसको क्या लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। 2,4,6 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रोमीन। कि सर यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने अटैक किया किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन बाहर हो गया, हाइड्रोजन ने Br के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया HBr। 3 हमारे पास क्या बन जाएंगे HBr बन जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 3 ब्रोमीन आ जाएगी। दैट इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑल्सो। क्लियर है। कॉमनली यूज्ड इन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल के लिए हमने इसको यूज किया था। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा बेटा। ठीक है। देन वी हैव द 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो चैप्टर नंबर 14 आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स। उसके अंदर आप देखोगे कंपैरेटिवली हर एक जो आपका क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, उनके अंदर लास्ट जो 2 या 3 एग्जांपल्स होंगे वो कौन से चैप्टर से आ रहे होंगे बायोमोलिक्यूल से। एंड दैट आर एमसीक्यूज, not only the short answer type question or long answer type question, that are MCQs. So you have to cover line by line of chapter biomolecules. So ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके लाइन बाय लाइन आपने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। तो बात करूंगा बेटा एग्जांपल नंबर 13 की, दैट इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। एटीपी। एटीपी क्या होती है बेटा, एनर्जी करेंसी होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। दैट इज योर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन वी हैव आवर एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 हमें क्या कहता है बेटा, पायरिया डिजीज। क्या है सर, पायरिया डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो पायरिया डिजीज किसकी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है बेटा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है। हमने लास्ट में एक चार्ट बनाई थी, कौन सी चार्ट बनाई थी सर, विटामिन वाली चार्ट बनाई थी कि विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, डिजीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वो आपको सारे डिजीज याद रखने हैं। एक और है बेटा कि विटामिन के कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं विटामिन बी का कॉमन नेम क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन वी हैव द पॉलीसैकेराइड स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल। वो पॉलीसैकेराइड सर जो एनिमल्स के लीवर के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हमने एक और चीज पढ़ रखी है बेटा, क्या पढ़ रखा है, मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन अवर ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। एंड इन एनिमल्स दिस इज फाउंड इन अवर लिवर। क्लियर है बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर अवर फर्स्ट 15 MCQs। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला जो MCQ आया हमारे पास, इसका हमने आंसर निकाला। क्या आंसर निकाला था बेटा, दैट इज योर 1.66 न्यूटन। आफ्टर दैट सेकंड जो क्वेश्चन था बेटा, इसमें हमारे पास कौन सा आया, 1/3 आया। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। देन वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज आएगा सर। क्लियर है। देन वी हैव बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, KMnO4 plus KOH। How many elements are present in D block? 40 elements. Shape of complex NiCO4 is tetrahedral. What type of ligand form chelate? Bidentate or polydentate. Forms the ring-like chain structure. Which reagent is commonly used for oxidation? We have many, but we have represented alkaline KMnO4. केमिकल टेस्ट कौन सा यूज होता है बेटा, कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडोफोम टेस्ट। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2,4,6 पे क्या अटैच हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो अटैच हो जाएगा। एटीपी का मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पायरिया डिजीज किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण। पॉलीसैकेराइड जो लीवर में स्टोर हो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन।